एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज फ्रॉम जेएमसी रतलाम। मैं हूं प्रज्ञा तिवारी, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। और मैं हूँ कृतिका प्लानी। आज हम बात करने वाले एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो बेसिक सब्जेक्ट्स और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, दैट इज़ पैथोलॉजी। और आज हमारे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड डॉक्टर स्मृति तिवारी पांडे मैम, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी इन जेएमसी रतलाम। मैम ने अपना एमबीबीएस एनसीवी जबलपुर से करा है। उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जेएमसी भोपाल से करा है और एसआरशिप उन्होंने एम्स भोपाल से करी है। मैम, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। So, thank you, Pragya. Thank you, Kritika, for addressing very important and informative subject of medical discipline known as pathology. So, pathology play a very vital and essential role in the patient treatment and diagnosis. मैम, सबसे पहले हम बेसिक्स से शुरू करते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी कि पैथोलॉजी का फिजियोलॉजी से क्या डिफरेंस है और पैथोलॉजी का मेन मीनिंग क्या है? है वो बेसिक साइंस को क्लिनिकल मेडिसिन से कनेक्ट करता है। सो नॉर्मल जो ऑनगोइंग प्रोसेस होती है किसी भी डिसीज़ या डिसऑर्डर में, क्या क्या स्ट्रक्चर या फंक्शनल डिफेक्ट हो जाते हैं, वो हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। यदि डिटेल में बात करूँ तो कॉज क्या है, इटियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, पैथोजेनेसिस क्या है, डिसीज डेवलप कैसे हुआ है, क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जिसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, है ना, इंडिविजुअल ऑर्गन में, टिश्यू में, है ना, तो उसके अंदर हम ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो स्टडी करते हैं। तो इस तरह से पैथोलॉजी एक बहुत ही क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। जो भी पेशेंट्स क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं या कैंसर मैनेजमेंट पेशेंट्स की बात कर रहे हैं उनके लिए। नॉर्मल फिजियोलॉजी से इस तरह से डिफरेंट है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो नॉर्मल ऑनगोइंग मैकेनिज्म है आप उसके बारे में स्टडी करते हो, है ना, जैसे नॉर्मल कार्डियक आउटपुट क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, नॉर्मल कोगुलेशन पाथवे कैसे चलता है। कोगुलेशन पाथवे को ये एक हम लेके चले तो नॉर्मल हीमोस्टैसिस क्या होती है कि ब्लड वेसल में इंजरी हुआ तो एक छोटा सा एक कोगुलम क्लॉट वहाँ पे बन गया, है ना, क्योंकि बॉडी नहीं चाहती है कि इंजरी और ब्लड लॉस हो जाए। अब यही जो नॉर्मल चीज़ है जब ये एबनॉर्मल हो जाती है, डिफेक्टिव हो जाती है ना, या तो इसका कम हो जाना, है ना, या बढ़ जाना। यदि कम हो जाएगा तो पेशेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के साथ में प्रेजेंट करेगा, कोगुलेशन बढ़ जाएगा तो पेशेंट थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स के साथ में प्रेजेंट करेगा। तो ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, कोगुलेशन था, जब वो एबनॉर्मल हो गया तो वो पैथोफिजियोलॉजी बन गया। तो इस तरह से एक नॉर्मल फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी डिफरेंट है। जब बेसिक्स क्लियर हो गए तब हम आगे बढ़ते हैं। मैम, पैथोलॉजी को अक्सर एमबीबीएस करिकुलम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। इस तरह से पैथोलॉजी का रोल आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, आप जो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। जो फाइनल ईयर में आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो बेसिकली क्लिनिकल सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपको पेशेंट को ट्रीट करना है। पैथोलॉजी एक पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट है जो कि जब आप ट्रीटमेंट पार्ट पे जा रहे हैं तो उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल जो पेशेंट था वो डिसीज़ कैसे हो गया, है ना, कि ऐसे वो डिसीज़ या डिसऑर्डर में एक नॉर्मल फिजियोलॉजी कन्वर्ट हो गई। तो उसके लिए आपको उसका पैथोजेनेसिस कॉज जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तरह से पैथोलॉजी जो है वो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को जो क्लिनिकल सब्जेक्ट से उससे कनेक्ट करता है, इसलिए सब्जेक्ट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। दैट वॉज रियली इंसाइटफुल मैम। और मैम, पैथोलॉजी को हमने सेकेंड ईयर में क्यों प्लेस करा है और क्या हम इसे मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स के साथ भी पढ़ सकते हैं? देखिए, एमबीबीएस करिकुलम में टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड ईयर में आप पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। प्री फाइनल ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन और फोरेंसिक मेडिसिन आपको कवर करना है। और फाइनल ईयर में फिर आपके पास 11 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से बहुत 4 सब्जेक्ट तो बिल्कुल कोर सब्जेक्ट है जिनके लिए काफ़ी समय चाहिए होता है। हम इसको बहुत अर्ली पढ़ेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि आप जब अर्ली बर्ड हैं, बिल्कुल आप मेडिकल एजुकेशन में एंटर हुए हैं, तो ज़रूरी है कि आप नॉर्मल स्ट्रक्चर समझ लें, वो आप एनाटमी में पढ़ोगे। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म समझ लें, आप वो फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। सेलुलर लेवल पे अंदर पाथवेज क्या चल रहे हैं, कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज चलते हैं सेल के अंदर, है ना, तो वो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो बहुत अर्ली भी इसको नहीं पढ़ा जा सकता है, पहले नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन पढ़ना जरूरी है। यदि आप इसको फाइनल ईयर में मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट के साथ में पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक के साथ में जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि 11 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया कि पढ़ना है वहाँ पर, तो बहुत सारा समय हमारा उनके लिए लगता है, जहाँ पर आप बिल्कुल जो वाइटल जो कोर ब्रांचेस हैं उनके लिए हमें चाहिए। तो पैथोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा है ना। पैथोलॉजी के अंदर आपको जनरल पैथोलॉजी पढ़ना है, बहुत सारे स्पेक्ट्रम है, हेमेटोलॉजी पढ़ना है ना,
पूरा का पूरा सिस्टमिक पैथोलॉजी आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आपको बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है ना। तो वहाँ पर भी हम यदि सब्जेक्ट को रखेंगे तो उसके साथ जस्टिस नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पैथोलॉजी जो एनएमसी करिकुलम ने उसको सेकेंड प्रॉफ के अंदर प्लेस किया है, ये उसका बिल्कुल आइडियल और सुटेबल पोजीशन है। थैंक यू मैम फॉर द कमेंटेबल आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैम पैथोलॉजी के लिए स्टूडेंट के पास काफ़ी सारे बुक्स ऑप्शन होते हैं, क्या रॉबिन्स पैथोलॉजी पढ़ना हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है? ये शॉर्ट अल्टरनेटिव बुक से भी एग्जाम्स के लिए काम चला सकते हैं? देखिए, रॉबिन्स एक अपने आप में बहुत अच्छी बुक है, एक्सीलेंट बुक है। यदि आप रॉबिन्स को पढ़ते हैं तो ईच एंड एवरी स्पेक्ट्रम जो है वो डिसीज़ का, किसी भी डिसऑर्डर का बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, बहुत इन डेप्थ इन डिटेल इलस्ट्रेटेड वे में बताया है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन, क्लिनिकल फीचर्स है ना, इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, मॉर्फोलॉजी में आपको ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, कभी कभी तो एपिडेमियोलॉजी और कॉम्प्लिकेशंस तक रॉबिन्स में लिए हुए हैं, डायग्राम्स बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्टेड है ना, तो काफ़ी चीज़ें रॉबिन्स से क्लियर हो जाती है। लेकिन जैसे कि आपने बोला कि एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं हमारे पास पैथोलॉजी में पढ़ने के लिए, हर्षमोहन है, रॉबिन्स आप पढ़ सकते हो, रामदास नायक, बहुत सारे बुक्स हैं। तो बुक सभी अच्छी हैं, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो, पढ़ना जरूरी है। तो मेन मंत्र तो वही है, आपको कहीं से भी जैसे भी हो सकता है पढ़ना है, जिस समय जो बुक भी पढ़ने का आपको मन करे आप पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, आपको सबसे पहले बुक डिसाइड करने के पहले आपका कैलिबर जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, आपसे ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। तो ये आप हो जो आप डिसाइड करोगे कि विच बुक इज सुटेबल फॉर यू। किसी राइटर का लैंग्वेज आपको ज़्यादा आप मगअप कर पाते हो, तो आपको ये डिसाइड करना है। उसके लिए एक अप्रोच हो सकता है कि एक कॉमन टॉपिक आप डिसाइड कर दें, जैसे कि आपने इन्फ्लेमेशन ले लिया है, फिर आप उसको सभी 2-3 जितने भी ऑप्शन हैं उनसे पढ़ लें, और उसके बाद ये देखें कि कहाँ से आपके रिजल्ट्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ किस लैंग्वेज को आप ज़्यादा ईजिली मतलब ग्रैस्प कर पा रहे हो, तो वो बुक आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। लेकिन हाँ, रॉबिन्स रियली बहुत अच्छी बुक है, तो रॉबिन्स आप प्रेफर जरूर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें रॉबिन्स पढ़ने के बाद में क्लियर, अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। रॉबिन्स पढ़ने के फ़ायदे बस ये हैं कि हाँ, यस, ये बेनिफिट्स हैं रॉबिन्स के कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, एक प्रे करते हैं, एक जो स्पिरिचुअल कनेक्शन गॉड के साथ डेवलप होते हैं उससे करते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक पावर मिलती है, आपको लगता है कि सम पावर इज विद मी, है ना, जो दिन भर आपको चार्ज रखती है। वही चीज़ आपको एक रॉबिन्स देती है, तो कॉन्फिडेंस तो देता ही देता है रॉबिन्स आपको। साथ में यदि आप हिंदी मीडियम स्कूल है तो के बच्चे हो, तो आपको थोड़ा सा स्पीड अप, अपने जो रीडिंग पैटर्न है उसको स्पीड अप हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रामर आपकी अच्छी हो जाएगी, वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो रॉबिन्स अच्छी है, लेकिन फिर से मैं वही बात बोलूँगी कि बुक इतना ज़रूरी नहीं है कि आप रॉबिन्स ही पढ़ें, जहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, सभी बुक इक्वली अच्छी इंपॉर्टेंट है। मैम ये क्लैरिटी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैम, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर नोट्स और वीडियोस पे डिपेंडेंट है, तो क्या उनको पढ़ना इतना ज़्यादा इफेक्टिव है और बुक्स पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों? यस, आजकल मैं देख रही हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी अवेलेबल है, उस पर काफ़ी स्पीकर्स या लेक्चरर्स जो है वो अपने लेक्चर्स जो है वो डिलीवर करते हैं। अच्छा, मैंने भी एक आध लेक्चर अटेंड किया था, यही देखने के लिए कि उनका अप्रोच कैसे होता है सब्जेक्ट के लिए, कैसे वो आपके फंडामेंट्स क्लियर करते हैं, क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं बच्चों के लिए भी। तो यस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उसको लेके। लेकिन हाँ, सेकेंड प्रॉफ जो है वो अभी इसके लिए परफेक्ट समय नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड प्रॉफ ये सब जो है ये बेसिकली आपका जो प्री पीजी एग्जाम्स है उसके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह बनी हुई है। तो बेहतर है कि आप इसको इंटर्नशिप के साथ में, या जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तब इसको पढ़ेंगे, तब अच्छा होगा। पैथोलॉजी अभी आपको एब्सोल्युटली ज़्यादा बुक से ही पढ़ना चाहिए, जिससे आपके पूरे फंडामेंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं, और आप दोनों का एक मिला जुला चीज़ भी कर सकते हो कि आपने बुक से पढ़ा, उसको शॉर्ट नोट्स उसके बना लिए, है ना, क्योंकि बुक भी बहुत ज़्यादा होती है, एग्जाम के समय हम उतना ज़्यादा उस बुक से भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो टॉपिक को आप रिप्रोड्यूस ज़्यादा कर पाएंगे। साथ में आपने यदि कोई वीडियो लेक्चर देखा है उसके जो क्रक्स हैं वो वहीं के वहीं लिख लें, और आखिरी में अपने नोट्स के साथ में रिवाइज करें। ग्रेट पॉइंट्स मैम। अब हम फोकस करेंगे सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट्स के लिए स्टडी स्ट्रैटेजीज। यस मैम, MBBS सेकेंड ईयर पैथोलॉजी पढ़ने का आइडियल अप्रोच क्या होना चाहिए, स्पेशली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए? देखिए, जो सेकेंड प्रॉफ मैं आपने दोनों चीज़ों के लिए पूछा कि आप यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे।
होलिस्टिक अप्रोच है दोनों के लिए। आपको बेसिकली पढ़ाई तो करना ही है, मूल मंत्र तो पढ़ाई है जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में देखते हैं तो पैटर्न कैसा होता है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर है आपके पास में थ्योरी में, तो 10 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, 40 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, है ना, जो कि केस बेस्ड सिनेरियो होते हैं। उसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि 5 मार्क्स के और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो जो आपका मेन जो पार्ट है 40 मार्क्स का जो पार्ट है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा है और उसमें केस बेस्ड सिनेरियो है। तो आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस, पहला क्वेश्चन क्या होता है उसके अंदर, व्हाट इज ए प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो आपका डायग्नोसिस वहां पे सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी। उसके बाद ही जो आपके नीचे जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्लियरली सही आंसर कर पाओगे। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो उसको फिर आप रेट्रो चेक, है ना, कि पेशेंट यदि आपके पास ओपीडी में आ रहा है, इमरजेंसी में आ रहा है, तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा, उसके साइन सिम्टम क्या होंगे, हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस उसके लिए करवाने पड़ेंगे, ट्रीटमेंट तक हम क्या जाएंगे, है ना, कॉम्प्लिकेशंस फर्दर क्या हो सकते हैं। तो हमको केस बेस्ड अप्रोच रखना है। टॉपिक आप डिटेल पढ़ोगे तो वहीं से आपके शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे। साथ में जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, है ना, वो आपको साइड बाय साइड पढ़ते जाना है। इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है ना, एनएमसी भी जैसे कुछ कुछ टॉपिक को एनएमसी इंटीग्रेट करती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। लेकिन आपको कोशिश करना है कि जितने ज्यादा टॉपिक में आप इंटीग्रेट कर सको करिए, है ना। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस हम यहाँ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में पढ़ रहे हैं, कैसे ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से हम डायग्नोस्टिक टेस्ट पैथोलॉजी में टीबी के लिए करते हैं। साइड में आपने उसको माइक्रो से भी पढ़ लिया, कौन क्या कल्चर मीडिया क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। फार्मा में आपने एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट पढ़ लिया, कौन कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, सेकंड लाइन ड्रग्स हैं, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इन दवाइयों के। रेडियोलॉजी के साथ में थोड़ा सा उसको लिंक अप कर लिया, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस क्या मिलेंगे। आपने मेडिसिन या पल्मोनरी मेडिसिन के साथ में उसको देख लिया कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। तो ट्राई टू इंटीग्रेट दी टॉपिक, है ना, उस वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और दूसरा, बच्चे हमेशा एक प्रैक्टिकल टीचिंग को, है ना, हमेशा थोड़ा मिस कर जाते हैं। तो प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको बहुत अटेंटिव अलर्ट रहना है ना, क्योंकि वहाँ पर आपके हैंड्स ऑन स्किल डेवलप होते हैं। तो हमेशा प्रैक्टिकल्स के लिए भी आप बराबर उतना ही ध्यान रखें जितना कि आप थ्योरी के लिए फोकस कर रहे हैं। एमसीक्यू, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज के लिए अप्रोच पूछा, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी साइड बाय साइड होती जाएगी। आप जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखे हुए हैं उनमें यदि वो क्वेश्चंस पेपर आपको करवाते हैं तो वो साइड बाय साइड आप सॉल्व करिए। आपने टॉपिक पढ़ा, तुरंत के तुरंत हाल की हाल आपने एमसीक्यू लगा ली। दो फायदे होते हैं एमसीक्यू तुरंत आप सॉल्व कर लेते हो तो, एक तो आपको ये समझ में आता है कि एमसीक्यू कैसे डिराइव होते हैं उस टॉपिक से, है ना, तो आपको वर्ड पढ़ लिया, उसके आसपास का भी थोड़ा सा देख लिया। दूसरा, एक तो ये चीज हो गया। दूसरा कि आपको टॉपिक के लिए अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई, है ना, कि आपने पढ़ा था आप उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हो, है ना। तो ये चीजें तुरंत की तुरंत, और हमें क्या किस चीज पे और ध्यान देने की जरूरत है, तो ये सब चीजें आपकी, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू मैम। अब हम थोड़ा क्लिनिकल रिलेवेंस की तरफ मूव करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे पैथोलॉजी डायग्नोसिस में कैसे हेल्प करता है। मैम, डायग्नोसिस के प्रोसेस में पैथोलॉजी मेडिसिन का क्या रोल है और क्लिनिकल डिसीजन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, पैथोलॉजी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर पेशेंट्स हो या जो भी पेशेंट्स क्रॉनिक इलनेस से सफर्ड है, तो सभी के लिए, सभी मेडिसिन डिपार्टमेंट ही नहीं, मतलब मेडिसिन ही नहीं, बाकी भी जो कोर ब्रांचेस हैं, पीडियाट्रिक्स, गायनिकोलॉजी, तो जब वो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना, तो उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं के लिए नहीं, मेडिसिन के लिए नहीं, बाकी अभी सब्जेक्ट में डिसीजन ट्रीटमेंट मेकिंग में बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी हेल्प करता है। जैसे सर्जरी की ही बात करूँ तो सर्जरी में भी कि भाई यदि कोई लंप या मांस निकाल के भेजा है तो नियोप्लास्टिक पैथोलॉजी है कि नॉन नियोप्लास्टिक पैथोलॉजी है। नियोप्लास्टिक है तो बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है, चांसेस ऑफ रिकरेंस कितना है, ट्रीटमेंट आगे जो है वो टारगेटेड थेरेपीज कोई उसके लिए ऑफर की जा सकती है क्या, मार्जिन जो है वो रिसेक्ट करी है वो फ्री है कि नहीं ट्यूमर से, ये सब हम बायोप्सी में देख के बताते हैं। तो सर्जरी में भी उतनी हेल्प करता है। दूसरा, आपने पूछा कि बाकी मेडिसिन में और दूसरे सब्जेक्ट में, तो पीडियाट्रिक्स का एक केस सिनेरियो लेके चलते हैं। एक छोटा बच्चा है जो कि एनीमिया लेकर आया है ना, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर है, जब आपने उसका सीबीसी करवाया और इंडिसेस देखा, और पीडियाट्रिशियन ब्लाइंडली आयरन दिया जा रहा है विदाउट मेकिंग कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस, है ना, तो उसको पेशेंट को फायदा हुआ नहीं, एनीमिया उतना का ही उतना है। फिर उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, वी हैव टू गो फॉर द कन्फर्मेशन, तो एचपीएलसी एडवाइस किया, और एचपीएलसी में फिर इट्स टर्न टू बी थैलेसेमिक माइनर।
तो आपने जो है वो सही समय पर उसको डायग्नोस ना करके आपने पेशेंट को फालतू उसका आयरन ओवरलोड में डाल दिया है ना। तो इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस हर जगह पर ज़रूरी है। एक सर्वाइकल लिम्फ नोड स्वेलिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लिम्फ नोड है ना, ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है इंडिया में, तो हमने एटीटी जो मेडिसिन में जो कंसल्टेंट उन्होंने एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दे दिया। 6 मंथ तक ट्रीटमेंट चलो, लेकिन स्वेलिंग जो है वो सबसाइड नहीं करी। उसके बाद में फिर आप उसका एफएनएसी जिसको बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या बायोप्सी के लिए आप जा रहे हो, तब आपको पता चल रहा है कि पेशेंट लिम्फोमा में है और स्टेज 3 और स्टेज 4 तक वो पहुंच चुका है। तो टाइमली ट्रीट उसका जो डायग्नोसिस बनना वो बिल्कुल फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट को ओवर वैल्यू नहीं करूँगी, अपने आप को ओवर वैल्यू नहीं करूँगी, लेकिन येस वी आर द क्लिनिशियंस ऑफ द क्लिनिशियन, और एक एंड अ गुड क्लिनिशियन ऑलवेज वैल्यू अ गुड पैथोलॉजिस्ट। थैंक यू मैम, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। अब हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, लाइक पैथोलॉजी एज अ करियर। यस मैम, अगर कोई स्टूडेंट एमबीबीएस के बाद पैथोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन चूज करता है तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे होते हैं? देखिए, पैथोलॉजी जो है वो बहुत ही एक्सलेंट और बहुत ही इंटरेक्टिव सब्जेक्ट है। आप भी पढ़ते होंगे, आपको बहुत अच्छा लगता होगा पढ़ के, इंटरेस्ट डेवलप होता होगा जब टॉपिक आप एक डिसीज़ कवर करते हो। तो आप जो, और दूसरा आप जो देख रहे हो अभी, ये पैथोलॉजी को बहुत सुपरफिशियली देख रहे हो। इवन व्हेन आई वाज एंटर इन द पैथोलॉजी डिपार्टमेंट एज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो मेरा भी ऐसे अंडरस्टैंडिंग था कि कुछ ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब मैंने काम किया और जब मैं समझी कि बहुत सारे स्पेक्ट्रम हैं, पहलू हैं पैथोलॉजी के, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि व्हेन यू एंटर इन द डोर कॉल पैथोलॉजी, तो बहुत सारे विंडोज आपके लिए ओपन हो जाते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम की बात करूँ तो एक हेमेटोलॉजी अलग है, हिस्टोपैथोलॉजी अलग है, साइटोपैथोलॉजी अलग है, क्लिनिकल पैथोलॉजी अलग है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स लेवल्स पे भी कुछ लैब्स होती हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा ब्लड बैंक एक अलग ही, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एक अलग ही ब्रांच है। तो बहुत सारे सब ब्रांचेस जो है वो पैथोलॉजी के अंदर है। तो आप किसी भी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में भी आप किसी भी उसमें एक मास्टरी गेन कर सकते हो। आप डीएम कोर्सेज के लिए जा सकते हो, जैसे कि यू कैन बिकम अ हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल पैथोलॉजी भी आप ले सकते हो एज ए डीएम। बहुत सारी फेलोशिप्स भी हैं, जैसे डर्मा पैथोलॉजी के लिए, ऑन्कोपैथोलॉजी के लिए। तो आप बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा कि आपने पूछा कि करियर आगे इसके लिए क्या है, तो आप कंसल्टेंट किसी लैब में ही अपनी, यू कैन सेट योर ओन सेटअप, जहाँ पर आप एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हो। अपना एक ब्लड बैंक खुद का डेवलप कर सकते हो। मॉलिक्यूलर या जेनेटिक्स जो लैब है वहाँ पर आप एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हो। आप एक रिसर्चर, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि दिस इज एरा जहाँ पर काफ़ी कुछ मॉलिक्यूलर जो चेंजेस हैं और टारगेटेड थेरेपी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप उधर पर भी अपने आप को आगे ग्रो कर सकते हो। और यदि आप मेडिकल एजुकेशन में इंटरेस्टेड है तो यू कैन बिकम ए लेक्चरर, तो यू कैन फ्लरिश वेरी वेल विद द पैथोलॉजी। मैम, आज के इवॉल्विंग एरा में टेक्नोलॉजी का रोल हर फील्ड में बढ़ रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम एआई और पैथोलॉजी पर आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे। मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैथोलॉजी में एंटर कर रहा है, तो क्या ये थ्रेट है या फिर एक सपोर्टिव टूल है? देखिए, जो वी आर इन द एरा जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग टूल के जैसे आ रहा है। यदि मैं पैथोलॉजी की बात करूँ तो पैथोलॉजी या मेडिकल डिसिप्लिन में ही नहीं, बाकी भी जगह पर एक एआई जो है वो एक इमर्जिंग टूल है। तो आप मेरी बात करेंगे तो मैं तो इसको एक सपोर्टिंग टूल के जैसे ज़्यादा देखती हूँ। और हम जैसे पैथोलॉजी की अभी बात कर रहे हैं, तो पैथोलॉजी में कॉमन एक एग्जांपल है सेल काउंटर, जो आप सीबीसी मशीन्स या कभी आप लैब गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा। तो एक वो पूरा सीबीसी मशीन जिसको बोला जाता है, सेल काउंटर्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन अभी एक 3 पार्ट सेल काउंटर की बात करें तो इम्पिडेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। सेल एक चैनल के थ्रू निकलता है, और वहाँ जब वो सेल निकल रहा है तो जो लाइट जाती है वो 2 तरह से स्कैटर्ड होती है, साइडवर्ड स्कैटरिंग या फॉरवर्ड स्कैटरिंग। और उसी से वो सेल काउंटर ये देख लेता है कि सेल कितना, साइज कितना है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ग्रैनुलरिटी क्या है, और वो अज्यूम करता है कि यदि इतना ग्रैनुलरिटी है, ये साइज है, तो प्रोबेबली दिस इज न्यूट्रोफिल। लेकिन कभी कभी फिर उसमें मिस्टेक भी होती है ना। जैसे कि मान लीजिए एनआरबीसी, तो उसको लिम्फोसाइट में काउंट करेगा, तो इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर द ह्यूमन आइज, ठीक है। तो मैं कभी भी एआई को एक रिप्लेसमेंट के जैसे नहीं देखती हूँ। लेकिन मान लीजिए कोई रिमोट नहीं है, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग टूल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है, और ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरी है। तो वहाँ पर ये काफ़ी सपोर्टिंग टूल के जैसे
काम करते हैं, लेकिन येस इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर द पैथोलॉजिस्ट। थैंक यू मैम। अब एपिसोड के लास्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हर एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यस मैम, एमबीबीएस पूरा कोर्स स्टूडेंट से काफ़ी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी डिमांड करता है। पैथोलॉजी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स को बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए कैसे मैनेज किया जा सकता है? जैसे तुमने बताया कि यस बहुत लंबा जर्नी है, 4.5 years का, उसके बाद अनदर 1 year फॉर द इंटर्नशिप। पूरे टाइम आपको गाइडेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है ना। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो हो जाता है ना। तो आपको सबसे पहले अपना दिन जो स्टार्ट करें वो एक किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की पॉडकास्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है तो छोटा सा एक रील देख सकते हैं, जिससे कि दिन भर आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक फील हो, है ना। तो आपके जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। दूसरा, आप डेली तो नहीं, वीकली टारगेट सेट कर सकते हैं कि इस वीक में इस टॉपिक को इतना पढ़ लेंगे, इस सब्जेक्ट का इतना इतना ये सब कवर कर लेंगे। तो आप जब उस वीकली टारगेट को एक सेट करोगे तो आप उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। 100% नहीं होगा तो 90% अचीव करने की कोशिश करोगे, उतना नहीं होगा 80% करोगे, या 70% तो आप कर ही लोगे। तो हम इतने डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, हम बंध जाते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो आपको वीकली टारगेट सेट करना है कि इतना इतना हमें वीक में कर लेना है। दूसरा, कभी कभी आप जैसे बोल रहे हैं कि डिस्ट्रैक्टेड या कंसिस्टेंसी नहीं होती है, तो मैं पहले भी जैसे बोलती हूँ ग्रुप स्टडी करो, 2-3, ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं, 2 स्टूडेंट का। कभी ऐसा होता है कि कुछ अप एंड डाउन है, फैमिली प्रॉब्लम है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो आपका जो स्टडी पार्टनर है वो थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। जब उसका मन नहीं हो रहा है तो आप उसको थोड़ा हेल्प कर सकते हो, लाइब्रेरी में बैठ सकते हो, या आपने जो पहले आप मुझे वीडियोज़ का बोल रहे थे तो वो वीडियोज़ सुन सकते हो, है ना। तो कुछ तो आपको मन लग ही जाएगा। तो उन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट रह सकते हो। दूसरा कि एमबीबीएस जो कोर्स है उसमें आप ग्रेजुएट होके यहाँ से निकल रहे हो, तो आपको अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी काम करना है ना। क्योंकि तो इसके लिए आपको अपना थोड़ा पर्सनालिटी ग्रूम अप करना है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है। वो कैसे आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कुछ पेशेंट्स की टेस्टिमनी होती है कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब से बात करके ही हमारी आधी बीमारी खत्म हो जाती है। तो वहाँ पे क्या काम करता है? कम्युनिकेशन काम करता है। पेशेंट के साथ आपको थोड़ा एम्पैथी रखना है ना, उसको जरा अपनी जगह रख के देखें तो आपसे खुद वो सब चीज़ें होंगी। तो कम्युनिकेशन पे काम करना है। फाइनेंशियल स्किल्स अपने साइड बाय साइड डेवलप करो, है ना। टीम वर्क की थोड़ी सी आदत डालो, लोगों को साथ लेके चलना, ठीक है। रिलेशनशिप्स पे काम करना है। यहाँ पे मैं वर्चुअल रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक फ्रेंड्स हो गए, नहीं, लाइफ जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके साथ में दोस्त दिन भर आपके साथ रहते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तो आपको अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में इसको मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी हैप्पीनेस। तो उसके लिए काम करो, उसके लिए कभी कभी सेल्फिश भी हो जाओ, सब कुछ भूल कर, है ना। जैसे कि जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो आपका रीडिंग हैबिट्स हो सकती हैं, है ना। यदि आपको स्पोर्ट्स कुछ खेल के अच्छा लगता है तो वो करिए, डांसिंग, सिंगिंग, कॉमेडी, जो भी एक्सेट्रा। तो आपको जो भी करके अच्छा फील होता है उसके लिए ज़रूर आप थोड़ा आधा 1 घंटा दिन भर के लिए निकालो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोडक्टिव माइंड ऑलवेज रिमेन इन अ हैप्पी हार्ट। तो उसका हमको खुद जवाबदारी है, खुद का ध्यान हमें खुद रखना है। तो ऐसे करके हम थ्रू आउट द कोर्स अपना जो एक अच्छा जर्नी पास कर सकते हैं। थैंक यू। यस मैम, आज के एपिसोड से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, पैथोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि डिजीज़ को समझने का एक साइंटिफिक फाउंडेशन है। और जब ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये डिस्कशन हर उस एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए है जो सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना चाहता बल्कि एक कॉन्फिडेंट क्लिनिशियन भी बनना चाहता है। इस इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं रिस्पेक्टेड डॉक्टर स्मृति तिवारी पांडे मैम का, जो अपने टाइम और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए आज यहाँ मौजूद रही। मैम, आपकी गाइडेंस स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल क्लैरिटी भी प्रोवाइड करती है। थैंक यू सो मच मैम। और जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, याद रखिए एमबीबीएस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और राइट गाइडेंस इस जर्नी को सबसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आपको आज का एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू सो मच।